तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 5 जो चैप्टर 5 क्लास 12 का चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि हम लोगों ने थियरी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सलूशन देखेंगे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सलूशन क्या क्या हैं और कैसे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सलूशन। और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। ये वन बाय वन करके हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, जैसे कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये टोटल हमारे चैप्टर में अगर एक्सरसाइज में देखा जाए तो टोटल 14 क्वेश्चन हैं और हम इन 14 क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहते हो तो उसके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आप देना चाहते हैं एकदम करेक्ट ढंग से, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कह रहा है नाइट्रोजिनस बेस और न्यूक्लियोसाइड। कह रहा है कि जो ये गिवन एग्जाम्पल है एडेनिन, ठीक है ना, साइटिडीन, थाइमीन, ग्वाइसिन, यूरोसिल, साइटोसिन। कह रहा है इसमें आप छाटिए कौन सा नाइट्रोजन बेस है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। थोड़ा देर हम इसको अगर रुक जाएं और हम इसको, अभी तो सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, अगर थोड़ा देर हम रुक जाएं और हम लोग सोचने लगें कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। आपको पढ़ाया गया है न्यूक्लियोसाइड, सबसे नीचे अगर देखेंगे तो न्यूक्लियोसाइड जिसमें नाइट्रोजन बेस और शुगर होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड का हम लोगों ने नाम भी देखने के लिए बताए थे कि जैसे कि डीन शब्द लग गया, साइटिडीन, ग्वाइनोसिन। तो ये जो शब्द थे, ये जो शब्द जैसे कि यहाँ पे छांटा गया है साइटिडीन और ग्वाइनोसिन, ये जो शब्द था ये कहीं ना कहीं ये जो शब्द थे TIDEN लग रहा था, ग्वाइनोसिन जो लग रहा था ये जो है न्यूक्लियोसाइड के लिए लग रहा था। नाइट्रोजन बेस क्या होते थे, हम लोगों ने कहा था कि नाइट्रोजन बेस दो तरीके से हो सकते, दो ग्रुप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक हम लोगों का देखने के लिए मिला था, एक हम लोगों को देखने को मिला था कि टोटल 5 टाइप्स के थे, एडेनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरोसिल। ठीक, ये जो अलग अलग जो थे हमारे नाइट्रोजन बेस देखने को मिले थे, जिसमें नाइट्रोजन बेस दो तरीके से देखने को मिलते थे। एक हमारा पिरिमिडीन था और एक हमारा प्यूरिन था। पिरिमिडीन के कितने देखने को मिलते थे, एडेनिन, ठीक है ना, नहीं देखें, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल, ये पिरिमिडीन के थे, प्यूरिन के थे। तो ये अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो नाइट्रोजन बेस देखो, एडेनाइन, थाइमिन, यूरोसिल, साइटोडिन। तो ये जो हमारा है ये नाइट्रोजन बेस है। और वहीं हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर हम नाइट्रोजन बेस को अलग कर लेते हैं तो जो बच रहा है हमारा वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपको न्यूक्लियोसाइड पता है तो आप न्यूक्लियोसाइड लिख दीजिए, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन बेस। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन बेस ही सबसे ज़्यादा आपको पता होगा, हम जहाँ तक जानते हैं। तो नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इफ़ डबल स्टैंडर्ड, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं क्लास में बता चुका हूँ, अगर 20% साइटोसिन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एडेनाइन इन द डीएनए। डीएनए में एडेनाइन का परसेंटेज देखिए अकॉर्डिंग टू द चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ये कहता है कि जितना साइटोडिन होगा उतना ही क्या होगा, हमारा ग्वाइनिन होगा। साइटोसिन जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ग्वाइनोसिन। तो जितना हमारा एडेनिन होगा, एडेनाइन होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, थाइमिन होगा। तो जो गिवन वैल्यू है, तो हम कहेंगे साइटोसिन अगर 20% है तो हम सीधे सी बात करेंगे ग्वाइनिन भी हमारा कितना होगा, 20% होगा। तो अगर ऐसा होगा तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल C+G बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि चारगाफ साहब ने कहा था कि C+G बराबर होगा A+T के। तो अगर हम बात करें कि जब C और G दोनों ही मुझे पता चल गया कि ये 20-20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40%। कितना हो जाएगा, देखो 20 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 40%। तो अगर एक साइड का हमको 40% मिल गया, मतलब इस साइड हमारा 40% है, तो इस साइड हमारा कितना होगा, 60% होगा, जायज़ सी बात है। ठीक, तो एडेनिन और थाइमिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 - 40। मतलब हम सिर्फ 100 में से, क्योंकि दोनों का ही इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग, 100।
तो एडेनिन बराबर होगा थायमिन के, तो अगर एक 60% है तो हम क्या करेंगे कि जो है 60% को हम लोग 2 हाफ भागों में डिवाइड कर देंगे, या 16/2 लिख लीजिए। 16/2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 30% हमारा एडेनिन होगा और 30% आपका साइटोडिन होगा, जब दोनों ही इक्वल हैं। तो इस बेस से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और लगा सकते हैं। नाउ तो हमारा आंसर होगा एडेनिन के लिए 30%, थायमिन पूछ रहा है तो 30%। हमेशा इसी तरह से ही आप लगाइएगा, एक बगल का आप जितना परसेंटेज दिया होगा उसको जोड़ लीजिएगा और 100 में से उसको घटा दीजिएगा। तो हमारे जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 में से जो है उस साइड वाला जो था, जैसे कि ये जो है साइटोसिन और ग्वाइनिन जो था, साइटोसिन प्लस ग्वाइनिन इक्वल टू एडेनिन प्लस थायमिन। तो अगर इस साइड वाला 40% आ गया है दोनों जोड़ने पर, तो 100 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो 60% हमारा एडेनिन प्लस थायमिन मिला करके है। अब इन 16 को 2 भागों में डिवाइड कर दो, 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यही 30% यहाँ पे आ रहा है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, इफ द सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलो। क्या लिखा गया है, ATGC, ये जो है हमारा एक बनाया गया है। तो कह रहा है राइट डाउन द, मतलब ये देखिए एक 1 स्टैंड बनाया गया, ये सीक्वेंस डीएनए का 1 स्टैंड है। तो इसका जो दूसरा अपोजिट वाला जो स्टैंड होगा वो क्या होगा, और ये लिखा गया है 5,3 डायरेक्शन में। तो जब भी हम डीएनए का जब हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमको डीएनए 5,3 सीक्वेंस में नहीं चाहिए होता डीएनए, मतलब हमें इस सीक्वेंस में ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इस सीक्वेंस का हम कॉपी करेंगे ही नहीं डीएनए का, कहता है। तो किसके करना है कि हमको जो है 3, जब तक 5 डायरेक्शन नहीं मिलेगा सीक्वेंसिंग के लिए, तब तक ले सीक्वेंसिंग नहीं किया जाएगा। ये बात आपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा ये गिवन स्टैंड है 5,3, तो हम इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे। कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे तो 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा और 3 के अपोजिट 5 आ जाएगा। ये हमेशा दिमाग में नोटिस करिएगा। अगर आपको 5,3 दिया गया है स्टैंड, तो उसको कतई आप ना उसको तुरंत आप जो है उसकी कोडिंग मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमको जब भी कोडिंग करना है 3,5 डायरेक्शन वाला स्टैंड रहेगा तभी करना है। तो जब हम इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाए तो ये देखिए 3,5 हमको मिल गया। तो 3,5 जो है इसको राइटिंग इन द 5,3 डायरेक्शन। अब जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5,3 डायरेक्शन राइटिंग करेंगे। तो ये वाला सही होगा, ठीक है। GCATC मतलब इसी का जो होगा सब जो होगा हमारा लिखने लगेंगे। और जब ध्यान रखिएगा, अगर डीएनए होगा, अगर ये तो डीएनए से डीएनए ही हम लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि एडेनिन के जगह पे थायमिन के जगह पे एडेनिन आएगा, ठीक है ना, ग्वाइनिन एडेनिन के जगह पे थायमिन आएगा, साइटोसिन के जगह पे आएगा, ठीक है ना, ग्वाइनिन। तो इस तरह से जो है देखने के लिए हमको मिल रहा है। ये हल्का सा थोड़ा सा क्रॉस में बन गया है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर होगा 5,3। हमेशा 5,3 का अगर स्टैंड दिया गया है तो हमको चाहिए, कभी भी अगर हमको कॉपी तैयार करना है तो 3,5 का स्टैंड की ज़रूरत होती है, हमको हमेशा इसी की ज़रूरत होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हमारा गिवन स्टैंड, देखिए यहाँ पे दिखा गया है हमको 5,3 अभी भी दिया जा रहा है, अभी भी हमको जो सीक्वेंस दिया जा रहा है, कोडिंग सीक्वेंस दिया जा रहा है, अभी भी 5,3 दिया जा रहा है। लेकिन जो 5,3 अगर हमको दे दिया गया तो इसका हम कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है, इसका हमको कॉपी मतलब डीएनए से डीएनए नहीं बनाना, हमको क्या करना, आरएनए बनाना है। तो आरएनए बनाने के लिए हमको 5,3 ही चाहिए होता है। तो द mRNA सीक्वेंस ऑफ द सेम एज द कोडिंग स्टैंड एक्सेप्ट U को हम क्या कर देंगे, T कर देंगे। मतलब U के जगह पे, T के जगह पे हम लोग U से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ पे T आएगा उसी की जगह पे, देखो यहाँ पे U आएगा, यहाँ पे U आया, तो उसी सेम जो होगा उसी के जस्ट अपोजिट। हो सकता है ये मैच ना करे, लेकिन आप जब भी आप इसको करिएगा आप इसी सीक्वेंस में करिएगा। जैसे कि हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है कि ये मैच नहीं हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा एडेनिन है यहाँ पे जो है, यहाँ से में भी देखिए, यहाँ से में भी लग रहा है स्टार्ट हुआ इसका। देखिए एडेनिन के जगह पे थायमिन होना चाहिए था इसके अपोजिट में, लेकिन यहाँ पे यूरोसिल कर दिया गया। ग्वाइनिन के जगह पे क्या होना चाहिए था, ये थोड़ा सा जो है गलत लिखा गया है यहाँ पे, तो इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे एडेनिन के जगह पे क्या लिखेंगे आप, थायमिन। थायमिन होना नहीं चाहिए, तो थायमिन की जगह पे क्या लिखेंगे, यूरोसिल।
एडेनिन की जगह पे यहाँ पे थायमिन की जगह पे क्या होगा, एडेनिन सही है, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन, और एडेनिन की जगह पे क्या आएगा, थायमिन, थायमिन लिखा नहीं जाएगा, यूरोसिल। अब ये जो है एडेनिन, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, सी की जगह पे, ये बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत केयरफुल लिखिएगा, हमारा हो सकता है गलत है ये जो लिखा गया है सीक्वेंस जो है, लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से लिखिएगा। इसमें जो है एग्जैक्ट आप उतारने की कोशिश मत करिएगा, बस यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको समझाया है। तो आप जो है क्या करिएगा, आप इसको कोडिंग करिए बैठ करके कि ए के जगह पे क्या आएगा, टी। इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, पिछला वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों का है, विच प्रॉपर्टी ऑफ डबल हेलिक्स लेड वाटसन एंड क्रिक हाइपोथेसिस ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव। देखिए सेमी कंजर्वेटिव का जो है एक्सप्लेन, देखिए ये जो है सेमी कंजर्वेटिव को एक्सप्लेन किया था हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव को एक्सप्लेन किया था और बताया था, और ये जो है हमारा मेथड था जो उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्व होगा। तो इन्होंने वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था, वाटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए होगा, जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए जो रिप्लिकेशन होगा, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था और इसको बताया था कि जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी होती है ऑफ द डबल डीएनए डबल हेलिक्स लेड वाटसन एंड क्रिक परपोज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ मॉडल। मतलब कौन परपोज किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर प्रॉपर्टी के बेस पे प्रपोज किया गया था। किसके बेस पे किया गया था, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया था। नाउ इन्होंने क्या किया था, क्या कहा था, इसको अगर हम लोग समझे तो ये पहला पॉइंट है, क्या क्या कहा था उन्होंने, दूसरा है, तीसरा है, चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। तो अलग अलग पॉइंट में मैं यहाँ पे बहुत आसान लैंग्वेज, इसको आप लोग जोड़ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पॉइंट में इसलिए किया है कि जिससे आपको ये लंबे समय तक समझ में आए। पहला उन्होंने क्या कहा था कि एडेनिन के जगह पर थायमिन रहेगा, ग्वानिन के जगह पे साइटोसिन रहेगा, ये इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने कहा था कि अगर टू स्टैंड ऑफ डीएनए है तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होगा। कंप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर 5,3 है तो ऊपर क्या होगा 3,5, जैसे कंप्लीमेंट्री होता है उस तरह से होगा। जैसे कि मान लो लेफ्ट पैर के आप शूज़ रखे हुए हैं तो उसके सामने कौन सा होगा, राइट वाला होगा। अब सर राइट के सामने वाला तो राइट होगा नहीं, लेफ्ट के सामने वाला ही राइट होगा, राइट के सामने वाला ही लेफ्ट होगा, जब भी होगा एक दूसरे के, तो उसको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन द टू पेरेंट स्टैंड सेपरेट, इसमें दो पेरेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ईच ओरिजिनल स्टैंड एक्ट एज द टेम्पलेट, जो ओरिजिनल स्टैंड होता है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कंप्लीमेंट्री स्टैंड, जब भी न्यू कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाना होता है। एज द रिजल्ट ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन, मतलब कि जब भी हम इसको कंप्लीमेंट्री करेंगे तो इसका जो पेरेंट होगा ओल्ड स्टैंड एक होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होगा, मतलब दो स्टैंड होगा। ओल्ड ऐसा नहीं है कि ओल्ड जब भी डीएनए बनेगा तो ओल्ड वाला खत्म हो जाएगा, नहीं, ओल्ड वाला कंजर्व रहेगा और नया डीएनए स्टैंड बनेगा। अब यही जो है हमारा जो ये पॉइंट था हमारा, यही हमारा जो था डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। दिस मॉडल रिप्लिकेशन कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बिकॉज द इस डीएनए मॉलिक्यूल कंजर्व और वन स्टैंड। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेड वाला है, तो यहाँ पे देखिए रेड वाला जो है हमारा स्टैंड देखिए कंजर्व है, रेड वाला स्टैंड हमारा अगर ध्यान से देखें तो कंजर्व है, ये ग्रीन वाला हमारा बाद में आया हुआ स्टैंड है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखें कि सर फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा, ये हमारा फिफ्थ था, सिक्स क्वेश्चन कौन सा, सिक्स क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए एंड आरएनए द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज इट डीएनए एंड आरएनए लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज कितने टाइप्स के देखने के लिए मिल सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द टेम्पलेट यूज एंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज, मतलब कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज किए जा रहा है, और टेम्पलेट के बेस पर ही हम लोग क्या करेंगे, दो तरह से बेस हमने माना है, एक टेम्पलेट में जो यूज हो रहा है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड में जो सिंथेसिस हो रहा है उसके बेस पे हम लोगों ने इसमें कई तरीके के रखे हुए हैं। तो कौन से रखे हुए हैं उसी को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो टेम्पलेट है हमारा, टेम्पलेट और प्रोडक्ट सिंथेसिस है और एंजाइम है,
तो देखिए टेम्पलेट क्या है, डीएनए है। डीएनए में जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है डीएनए से डीएनए ही बनता है। तो इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है, पहले ही बता चुके हैं। डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो एंजाइम चेंज हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। फिर अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर आरएनए से आरएनए बनाना है तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की यूज़ किया जाता है। ये हमारा था कौन कौन से एंजाइम यूज हो जाएंगे, कौन कौन से टेम्पलेट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन वही है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए यूजिंग डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। डीएनए टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरफ से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, हाउ डिड द हेर्शी एंड चेज डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, मतलब कैसे उन्होंने डीएनए और डिफरेंट के भी मतलब प्रोटीन के भी, देखो इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये नहीं डिफरेंट, जो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये नहीं कंफर्म हो पाया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन है। जो चूहे का एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ये नहीं क्लियर हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, हेर्शी एंड चेज नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही प्रूफ किया था। टी बैक्टीरियोफेज, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग देखे ही होंगे, आपके बुक में भी बना हुआ ये एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज लेबल्ड एस बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल बैक्टीरियोफेज के द्वारा ही हम लोगों ने किया था। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा ये एक्सपेरिमेंट। हेर्शी चेज ने पहले क्या किया था, पहले कई जनरेशन तक ले हमने क्या किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमने लिया था डीएनए और प्रोटीन के लिए। उन्होंने क्या किया था, डीएनए लिया, डीएनए विथ, जैसे कि डीएनए में फास्फोरस होता है आप लोग जानते हैं, और वो फास्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। मतलब कि डीएनए में जो होगा सल्फर नहीं पाया जाएगा, डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, सल्फर। और डीएनए में क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। प्रोटीन में क्या पाया जाएगा, सल्फर। क्या नहीं पाया जाएगा, फास्फोरस। देखिए यहाँ पे लिखा गया दे लेबल डीएनए विथ रेडियो एक्टिव फास्फोरस, डीएनए को लेबल लगा दिया गया, किसके द्वारा, फास्फोरस के द्वारा लगा दिया गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के द्वारा। बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट नॉट सल्फर। वहीं दे लेबल प्रोटीन, प्रोटीन को इन्होंने लेबल लगाया और कहा कि प्रोटीन में सिर्फ सल्फर मिलेगा, तो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, लेबल कर दिया। क्योंकि बिकॉज, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि प्रोटीन कंटेन सल्फर बट डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है। इसीलिए इससे क्लियर हो गया कि प्रोटीन अलग है और डीएनए अलग है, दोनों मेथड को उन्होंने अलग किया। नाउ उन्होंने देखा, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो है द लेबल्ड अलाउ किया बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करें, और इन्फेक्ट करने के बाद मिक्स जब हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन्होंने क्या पाया, इन 32 लेबल्ड फेज द रेडियो एक्टिव वाज द फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव था, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिव जो डीएनए है इसको बैक्टीरिया के इनसाइड उन्होंने पाया। उन्होंने क्या कहा कि जो 32 लेबल्ड फेज था, ये रेडियो एक्टिव वाज द फाउंड इनसाइड द बैक्टीरिया सेल, शोइंग दैट द डीएनए इंटर द बैक्टीरिया। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर रहा है। नाउ 32 जो सल्फर उन्होंने लेबल किया, इन्होंने जब रेडियो एक्टिव रिमेन, मतलब जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इन्होंने क्या पाया कि जो हमारा ये जो रेडियो एक्टिव है वो बाहर है। जैसे कि ये रेडियो एक्टिव जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये अलग हो गया, तो रेडियो एक्टिव इन्होंने बाहर डिटेक्ट कर रहा है, अंदर नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव, तो ये बाहर पा रहे हैं। और जो प्रोटीन मतलब बैक्टीरिया का जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए जो मतलब बैक्टीरिया में जो देखा जा रहा है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये हमारा खोल है, बैक्टीरियोफेज, मतलब ये एक वायरस है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, ये एक वायरस है। वायरस का जो ऊपर वाला खोल होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और इसके जो अंदर वाला मटेरियल होता है वो डीएनए का बना होता है। दैट्स वाई ही टेक दिस वायरस एंड
जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नाउ अगर हम इसको देखें तो इसमें प्रोटीन है आउटर खोल और अंदर का डीएनए है। डीएनए को इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव किया और दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली चल रही है। मतलब इन्होंने जो इन्फेक्टेड प्रोटीन है, जो ये इन्फेक्टेड प्रोटीन आप देख रहे हैं, जो इन्फेक्टेड प्रोटीन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इस इन्फेक्टेड प्रोटीन में समस्या क्या है कि बाहर वाला लेबल्ड है। तो जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये जो वायरस का जो प्रोटीन खोल था वो अलग हो गया, तो ये बाहर डिटेक्ट हो रहा है और इसमें अंदर रेडियो एक्टिव नहीं डिटेक्ट हो रहा है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जब प्रोटीन बाहर निकल गया खोल के साथ तो बचा उसमें दूसरा चीज़ क्या, डीएनए। डीएनए मतलब इसमें इंटर किया, यही प्रूफ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। प्रोटीन को इन्होंने नहीं रेडियो एक्टिव किया, सिर्फ डीएनए को रेडियो एक्टिव किया। तो डीएनए में देखें कि जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस था वो बैक्टीरिया के अंदर मिला। तो यही इनका प्रूफ था बाबू। अब इसी को स्टेटमेंट के द्वारा देख लो, किसी के द्वारा देख लो, वही चीज़ें आपको देखनी। 10 हर्सी चेज कंक्लूड द डीएनए एंड नॉट प्रोटीन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, नहीं प्रोटीन नहीं है। बिकॉज ओनली डीएनए इंटर द बैक्टीरिया सेल, ओनली बैक्टीरिया सेल के अंदर डीएनए इंटर कर रहा है डायरेक्टली टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेज बनाने के लिए। कंक्लूजन वही है, द जेनेटिक डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इंटर इनटू द होस्ट सेल कैरी द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, डीएनए ही हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन करेगा। वेयर द प्रोटीन रिमेन आउटसाइड द सेल, प्रोटीन हमेशा सेल के बाहर ही रहा। तो हम लोग देखेंगे, ये हमारा फिगर था जैसा कि आप लोग देखे भी हैं, ये फिगर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें तो दो चीज़ें दी गई हैं, एक है रिपीटेटिव डीएनए और एक है सेटेलाइट डीएनए में डिफरेंस बताइए। एमआरएनए टीआरएनए में बताइए, टेम्पलेट स्टैंड में और कोडिंग स्टैंड में डिफरेंस बताइए। तो देखो रिपीटेटिव डीएनए और जो सेटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए में क्या है, डीएनए सीक्वेंस दैट अकर्स इन मेनी कॉपी ऑफ द जीनोम। रिपीटेटिव में जो होता है डीएनए सीक्वेंस कई सारी कॉपी बना सकती है, मतलब कई सारे पेयर्स में, मतलब बार बार रिपीट होते हैं। सेटेलाइट डीएनए में क्या होता है, ए टाइप ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है। देखो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसमें रिपीट होता है, लेकिन सेटेलाइट डीएनए में एक ही जगह पे, कम जगह पे ढेर सारे रिपीटेटिव डीएनए, हाईली रिपीटेटिव डीएनए। इसमें कह रहा है डीएनए सीक्वेंस दैट अकर्स इन मेनी कॉपी इन द जीनोम में बी कोडिंग, और इसमें देखो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों हो सकता है, किसमें, रिपीटेटिव डीएनए में। लेकिन इसमें जो होगा सेटेलाइट डीएनए में जनरली नॉन कोडिंग डीएनए होता है। सेटेलाइट डीएनए में क्या होता है, नॉन कोडिंग। वहीं ये क्या कह रहा है, फाउंड थ्रू आउट द जीनोम, ये पूरे जीनोम में पाया जाएगा रिपीटेटिव डीएनए। यहीं ये क्या पाया जाएगा, सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क डीएनए। जब डीएनए में सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो बल्क वाला जो पोर्शन होता है ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रॉम द डिस्टिंक्ट सेटेलाइट बैंड, तो जो बाहर मिलता है डेंस में उसी को हम लोग बोलते हैं सेटेलाइट स्टैंड। जैसा कि एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए रिपीटेटिव डीएनए है और ये जो हमारा है सेटेलाइट डीएनए। तो सेटेलाइट डीएनए देखो बहुत ज़्यादा डेंस बना हुआ है, मतलब बहुत नज़दीक बना हुआ है, और रिपीटेटिव डीएनए जो हमारा यहाँ पे है ये थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, ये रैंडम है, ये जो सारी लाइनें आपको दिख रही हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा एमआरएनए के लेकर के है। मैसेंजिंग आरएनए मैसेज को ले जाता है, टीआरएनए जो होता है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, डीएनए से राइबोसोम तक मैसेज लेकर जाएगा। ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइबोसोम पे ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, पहले भी बता चुके हैं। एक्ट एज द टेम्पलेट फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। यही ये एडाप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह कार्य करता है। कुछ लोग कहेंगे सर कहाँ, ये देखिए ये जो टीआरएनए है ये देखिए एडाप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है। यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ता है और ये देखिए ऐसे जुड़ करके यही लेकर के आता है अमीनो एसिड को। ये जुड़ता है जब, तो यहाँ पे चैन बनते बनते इसे चला जाता है, क्लास में बताए थे चैन बनते चला जाएगा। तो हमारा अगर देखा जाए तो एमआरएनए जो होता है ये लाइनर इन स्ट्रक्चर होता है, ये एम कोडान पर जाकर के अटैच होगा। इसमें हम लोगों ने बताया था क्लोव लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। एग्जाम्पल कोडिंग स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है, एमआरएनए होता है। तो ये हमारे तीनों देखने के लिए मिल सकते हैं। एमआरएनए है, टीआरएनए है। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है। टेम्पलेट स्टैंड को हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए ये जो हमारा है ये टेम्पलेट स्टैंड है जो बना हुआ है, और ये जो होता है एक जो उसके दूसरे साइड वाला होता है जिससे हम लोग कोड करते हैं उसी को कोडिंग स्टैंड कहते हैं। जिससे हम लोग बनाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। देखिए फिर से देख लेते हैं,
यूज बाई आरएनए पॉलीमरेज एज द टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इसको टेम्पलेट के रूप में जो आरएनए को यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। देखो, नॉट यूज एज टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इसको टेम्पलेट के रूप में नहीं यूज़ किया जाएगा। इसकी पोलरिटी 5,3 होती है, इसकी पोलरिटी 5,3 होती है। mRNA इज द कम्प्लीमेंट्री दिस स्टैंड, इस स्टैंड के जो mRNA होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। वहीं mRNA सीक्वेंस इज द सेम एज द स्टैंडर्ड एक्सेप्ट टू द यू, मतलब इसमें जो होता है चेंज हो जाता है, यूरोसिल और टी जो होता है चेंज हो जाता है। ये सिर्फ कम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन इसमें जो होता है चेंज होने लगता है। यूरोसिल की जगह पे क्या आ जाता है, थायमिन, जैसे कि ये हमारा देखने के लिए मिल रहा है। तो दो तरह से स्टैंड हमारे देखने में थे, टेम्पलेट स्टैंड है, नॉन कोडिंग स्टैंड को कहा जाता है। कोडिंग जो होता है सेंस स्टैंड होता है। नाउ लिस्ट ऑफ द टू इसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करते वक्त दो इसेंशियल फंक्शन बताइए। तो प्रोटीन पहला सिंथेसिस करना होता है और दूसरा जो होता है ये राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड परफॉर्म द टू इसेंशियल फंक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। पहला जो होता है इट एक्ट्स द प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रांसलेशन। देखो, mRNA हमेशा ट्रांसलेट करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है कि यहाँ से प्रोटीन बनाओ। तो पहला प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का फॉर्म कर दिया, और दूसरा काम इसने क्या किया, कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कैटेलाइज का भी काम करता है। मतलब इसके रहते रहते ये बहुत तेज़ी से मतलब बॉन्ड बनाने का काम करता है। कैटेलाइज हमेशा रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA, राइबोसोम mRNA से बाइंड करता है एंड होल्ड इट इन द करेक्ट पोजीशन में रखने का काम करता है। आल्सो द प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट ऑफ द tRNA, मतलब जो ये mRNA है ये tRNA को कहता है आकर के आप जुड़ो, और वहाँ से अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन का चैन बनाता है। दस द राइबोसोम ब्रिंग टुगेदर द mRNA, ठीक है ना, अमीनो एकाइल tRNA, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, इंश्योरिंग दैट द कोडान ऑफ mRNA इज रीड करेक्टली एंड ट्रांसलेटेड इनटू द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड का चैन बनाने के लिए हेल्प करता है। द लार्जर सब यूनिट, जैसे कि आपने देखा था कि जो एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम में। जैसे कि ये जो ऊपर वाला होता है लार्जर सब यूनिट होता है, और ये जो होता है नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट होता है, आप जानते ही हैं। तो लार्जर सब यूनिट जो होता है वही बॉन्ड बनाने में काम करता है। तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेन पेप्टाइडली ट्रांसफरेज एक्टिविटीज करता है विच कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट अमीनो एसिड, बगल वाले अमीनो एसिड से जोड़ता रहता है, इसे एक के बाद एक छल्ले को इसे जोड़ करके बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड बीच में। एज द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म द अमीनो एसिड बिकम द लिंकर टुगेदर फ्रॉम द ग्रोइंग पेप्टाइड। ये कंक्लूजन है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। कंक्लूजन क्या है कि हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड करता है साइट, mRNA tRNA इंटरेक्ट करे और प्रोटीन को बनाए, वो साइट प्रोवाइड करता है। दूसरा कैटेलाइज करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। दो तरह से काम कर रहा है, एक तो साइट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा उसको जोड़ने का काम कर रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। ये दो कामें हो रही हैं इसमें। नाउ ये देखिए हमारा दो तरह से mRNA tRNA सिक्सेशन कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो चैन बन रही है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ए मीडियम ई कोलाई वाज ग्रोइंग, ई कोलाई बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रही है। लैक्टोज वाज एडेड, उसमें लैक्टोज डाला जा रहा है। वाज द इंड्यूस ऑफ द लाइकोपेरान, विच इंड्यूस द लाइकोपेरान, देन डज लाइकोपेरान शट डाउन सम टाइम, क्या लाइकोपेरान कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। एडिशन ऑफ द लैक्टोज इन द मीडियम, आफ्टर एडिशन ऑफ द लैक्टोज इन द मीडियम, लैक्टोज देखो कह रहा है कि लाइकोपेरान इज द इंड्यूसिबल ओपेरान। लाइकोपेरान जो होता है एक इंड्यूस करने वाला ओपेरान है। कब ये ओपेरान होगा, इंड्यूस करेगा, द फंक्शनिंग ओनली प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी ये लाइकोपेरान एक्टिव होता है। तो व्हेन लैक्टोज इज एडेड इन द मीडियम, जब लैक्टोज मीडियम में डाला जाएगा तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कन्वर्टेड इनटू द एलोलैक्टोज, मतलब उसमें जो छोटा सा जो अमाउंट होगा वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विच एक्ट एज द इंड्यूसर, वो इंड्यूसर की तरह कार्य करेगा, और वो क्या करेगा, एलोलैक्टोज बाइंड द रिप्रेसर प्रोटीन
एलोलैक्टेज किस पे बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, जैसे कि ये रिप्रेसर है यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ना इंड्यूसर देखो ये एलोलैक्टेज जा रहा है, ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब ये जो है इनएक्टिव हो गया रिप्रेसर, ये रिप्रेसर है। जब रिप्रेसर बाइंड नहीं होता है तो जा करके यहाँ पे जुड़ जाता है, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर के अब्सेंस में होता है ये, ठीक है ना। ये किसके एब्सेंस में होगा, इंड्यूसर के एब्सेंस में होगा। इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या है, एलोलैक्टेज की बात हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन विच द इंड्यूसर एलोलैक्टेज बाइंड द रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट, मतलब वो क्या कर देता है उसको, जैसे उस पर बाइंड करेगा इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेसर को। एज ए रिजल्ट रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर, और कह रहा है कि रिप्रेसर जो है, ये जो रिप्रेसर है, जैसे कि इसमें जो है अब्सेंस है, एलोलैक्टोज मतलब लैक्टोज जो है अब्सेंट है इसमें, तो ये जा करके यहाँ पे ओ जो दिख रहा है ऑपरेटर पे जा करके ये जो रिप्रेसर है बाइंड कर देगा, तो ये सिंथेसिस नहीं होगा इस टाइम। लेकिन जब ये यहाँ पे इसको बंद कर दिया तो रिप्रेसर रुक गया, ये ओपेरॉन यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो सिंथेसिस होगा, जायज़ सी बात है। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सिंथेसिस होगा। एंड तो वही कह रहा, कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर एंड जीन आर लाइकोपेरान इज ट्रांसक्रिप्टेड, और लाइकोपेरान का जो जीन होगा वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्टेड होगा। हाउएवर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय में द एंजाइम प्रोड्यूस बाय द लाइकोपेरान, कुछ समय बाद लाइकोपेरान क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, प्रीमेज एंड ट्रांस एसिटिलाइज, ये प्रोड्यूस होगा। ब्रेक डाउन द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम में जो लैक्टोज प्रेजेंट है उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, प्रीमिएज एंड ट्रांस एसिटिलाइज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर रिप्रेसर नहीं आया तो। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द लैक्टोज डिक्रीज, जैसे ही लैक्टोज की मात्रा घटने लगेगी, द अमाउंट ऑफ एलोलैक्टोज आल्सो डिक्रीज, एलोलैक्टोज आल्सो डिक्रीज करेगा। द रिप्रेसर प्रोटीन कैन बी बिकम एक्टिव अगेन, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। मतलब बाबू ये जो बाइंड करके रखा हुआ है, तो ये जो इसकी जब क्वांटिटी घटेगी, इंड्यूसर की क्वांटिटी घटेगी तो ये छोड़ देगा। अब जब छोड़ देगा तो रिप्रेसर जा करके यहाँ पे चिपक जाएगा, और जैसे चिपकेगा कहानी बदल जाएगी, रुक जाएगा काम। तो क्या होगा, अगेन बिकम एक्टिव अगेन, repressor protein then become active again and bind to the operator region and prevent the transcription, ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया जाएगा जैसे एलोलैक्टोज कम होगा। therefore लाइकोपेरान shut down when the lactose is exhausted, मतलब ख़त्म हो जाएगा, and reduce the very low level of the medium because the inducer is no longer available to inactive the repressor। now कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, कंक्लूजन यही है कि स्विच ऑफ हो जाएगा जैसे ही एब्सेंट होगा, और कुछ समय की बात की, इसको लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको कंक्लूजन के लिए समझा रहा हूँ। बैक्टीरियल सेल इन द अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट लैक्टोज इंड्यूसर एंड रिप्रेसर बिकम द एक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शन। हालांकि वही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो यही चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखें, एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन में हम लोग देखेंगे द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग है इसके हम लोग फंक्शन देखें। प्रमोटर, tRNA, एक्सॉन। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर इज द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, प्रमोटर एक जो है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है वेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर वो जगह होता है जहाँ पे आकर के, ये जो कि प्रमोटर एक जगह है जहाँ पे आकर के जुड़ता है, और यहाँ से जो होता है स्टार्ट होता है कोडिंग। तो यही होता है इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएट होता है। डिटरमाइन द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के डायरेक्शन को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। नाउ tRNA क्या होता है, tRNA बाबू आपको पता है, tRNA जा करके mRNA से जुड़ेगा और वही पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, अमीनो एसिड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। तो आप लिख सकते हैं एक्ट एज द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स एंड कैरियर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करेगा, ला करके जोड़ाएगा टू द राइबोसोम एंड रिकॉग्नाइज द कोडान ऑफ mRNA एंड एंटी कोडान, वहाँ पे जोड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करे। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन आर द एक्सप्रेस आर द कोडिंग सीक्वेंस of a gene and remaining to the mature mRNA after the splicing and transcription in the protein, translation in the protein। देखिए ये देखिए इंट्रॉन है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये येलो वाला एक्सॉन है। तो इंट्रॉन जो होता है नॉन कोडिंग स्टैंड होता है, आप लोग जानते ही हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड होता है। इसको देखिए काट काट करके एक्सॉन इंट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, तो ये जो बचा हुआ स्टैंड है ये क्या है, क्या है बोलिए, एक्सॉन है।
तो एग्जाम में टेलिंग किया जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या किया गया है, कैपिंग किया गया है। टेलिंग कैपिंग करने के बाद इसको न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। देखो बाबू, ये ह्यूमन मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि ह्यूमन मेगा प्रोजेक्ट बाबू, एक डीएनए सीक्वेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए $3 लगा, तो टोटल अगर डीएनए को एस्टिमेट किया जाए तो $9 बिलियन अप्रॉक्स में लगेगा। और ये जो है इसमें करीब जो है डाटा है, तो इसमें करीब 33,300 बुक्स की ज़रूरत पड़ती लिखने के लिए, और 100 पेज एक बुक में होना चाहिए था, 100 लेटर एक पेज में आना चाहिए था, वुड बी नीडेड टू रिकॉर्ड द डीएनए सीक्वेंस। इसीलिए बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था। लेकिन सच एज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर हाई स्पीड कंप्यूटर डाटा स्टोरेज भी चाहिए, और रिट्राइवल भी चाहिए, एनालिसिस लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में देखेंगे हम लोग। यही मेगा प्रोजेक्ट का कारण है। दिस रिक्वायर, इसके लिए रिक्वायर है 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ द ह्यूमन, आइडेंटिफाई अप्रॉक्सीमेटली इतना जीन होता है ह्यूमन में, ह्यूज अमाउंट डाटा कलेक्शन करना है, स्टोरेज एनालिसिस करना है, इसके लिए कई साल लग गए। तो देयर आर ड्यू टू द लार्ज स्केल इनॉमरस अमाउंट ऑफ डाटा, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई कॉस्ट लगना, हाई कॉस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नोन एज द मेगा प्रोजेक्ट। ये कंक्लूजन है। अगर 1-2 नंबर का आएगा तो ये लिख दीजिएगा, नहीं तो पूरा लिख डालिएगा। ज़्यादा नंबर का आ रहा है, 1 नंबर का आ रहा है तो लास्ट वाला लिख लीजिएगा। लार्ज इनॉमरस अमाउंट डाटा, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हाई कॉस्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नोन एज द मेगा प्रोजेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बाकी अगर बड़े नंबर में आ रहा है तो पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बाबू, मैं पहले भी बता चुका हूँ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करना ही, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों याद रखना। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिलीज टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एंड प्रोड्यूस ए कम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। जीनोम एक्सप्रेशन का आरएनए बनना एक फर्स्ट स्टेप भी कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी अभी हाल ही में लिखवाए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज रिफर एज द वेरिएशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस में वेरिएशन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें इंडिविजुअल होना चाहिए। सच वेरिएशन आर द इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। वहीं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और यही एक बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, पॉलीमॉर्फिज्म। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। किससे, एमआरएनए से हम लोग क्या सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ये चीज़ें लिखी गई हैं। राइबोसोम कोडिंग करता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, लार्जर सब यूनिट। इसके बाद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंस that information of technology to biology, it used to the storing, retrieving the analysis large amount of the biological data, especially genomic DNA, generally during this project such as the human genome project। ये एक जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मतलब हम ह्यूमन के बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना या इसके प्रोसेस को समझना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। थैंक यू। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। एंड हम लोग देखें तो हम लोग का यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। और हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, इसका भी मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। मैं रिवीजन भी करवाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ी सी और आगे चलेंगे तब हम लोग रिवीजन भी करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहला वर्क आप लोगों का है, नोट पढ़िए,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए टॉपिक्स को। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपके बोर्ड के लिए बेहतर होगा, इवन नीट के लिए भी बेहतर होगा। थैंक यू एवरीवन।